to that one, are marked with 1. It is meaning the average value of all the gas molecules in the container. Similarly V2 से तो हम स्टार्ट किए, लेकिन जब हम V2 की ट्रायंगल बना लिए, that simply means that average over all possible molecules. So इस वजह से हम V1 के ऊपर ट्रायंगल लगाए या V2 के ऊपर ट्रायंगल लगाए, both means the average value. समझ में आया? यस सर, थोड़ा थोड़ा आ गया। So it's not that V1 is the particular atom and we are talking about its particular property. ऐसा नहीं है। V1 से हमने स्टार्ट किया, then we have averaged over all possible values. So हम उसमें V1 लिखे या V2 लिखे और V3 लिखे, does not matter because I am talking about the average of all molecules. ठीक है, तो यहाँ V1 and V2 से स्टार्ट क्यों किए थे? इसलिए स्टार्ट किए थे कि एक पर्टिकुलर केस को लिए, देन हमने जनरलाइज कर दिए। समझ रहे हो ना? So we have taken a particular case, then we have generalized it. For example, यहाँ पे देखो V1 dot V2 का ट्रायंगल है, that means average. Then we claim that it is equal to 0. इसकी वजह क्या है कि हमने किसी भी दो एटम को V1 V2 लिए, डॉट प्रोडक्ट किए, क्या होता है V1 V2 cos थीटा, तो cos थीटा का एक पर्टिकुलर फॉर्म आया। ठीक है, फिर हमने दूसरा दो एटम ले लिए, उसकी मोशन बनाए, एक दोनों के बीच कितना एंगल बना रहा, उसका थीटा निकाले, फिर cos थीटा निकाले। ऐसा करके सारे जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, मान लो n एटम्स है Nc2, ठीक है, बिग नंबर, उन सब में से cos थीटा को निकाले, फिर उसकी एवरेज वैल्यूज को निकाले, दैट बिकम्स 0. सो यहाँ पर भी ऑल्दो वी हैव टेकन अ पर्टिकुलर फॉर्म V1 एंड V2, बट देन वी हैव जनरलाइज्ड इट। तो यहाँ V1 डॉट V2 लिखे या फिर V3 डॉट V4 लिखे, so it does not matter because we are not talking about these two particular atoms. वहां से हमने जनरलाइज कर दिए। समझ में आया? यस सर। ओके, तो अगर यहाँ समझ में आ गया तो हमको कहाँ जाना है? चैप्टर 6 55, पन्ना नंबर 55, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर है पन्ना नंबर 54 में। ठीक है सर। जी सर। सर ये ओरली बताने से अच्छा थोड़ा वो लिख के बता देते नोट पे तो वो अच्छा रहता सर। हाँ, वो तो इसीलिए तो मैंने बोला आप इसका प्रिंट आउट ले लो, तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, मैं बाद में करा। सर ओरली कराने में और ऐसे लिख के कराने में बहुत डिफरेंस होता है सर। यस डिफरेंस होता है, लेकिन अब ये है कि हमको थोड़ा जो है एक तो ये डिस्टेंस है, और दूसरा ये है कि अगर आप प्रिंट आउट लेते हो तो आपका जो दिक्कत हो रहा वो गायब हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप मटेरियल की प्रिंट ले लो। प्रिंट आउट है सर। तो मटेरियल का प्रिंट है आपके पास? हाँ सर। हाँ, तो तब चलो ना पन्ना 54 में। अगर प्रिंट है तब आपको मोबाइल में जो दिक्कतें आती है वो नहीं आएगी। देखो, क्योंकि इसमें बहुत इजी हो जाएगा चीजें, वही मटेरियल में पढ़ा रहा हूँ, उसी हुबहू उसी से, तो ये काफी स्पीड अप होगा इसकी स्टडी। तो where I am in equation 6.1, पेज नंबर 54 6.1। ठीक है, सो what it says equation of state। तो equation of state, equation 6.1 और 6.2 we are familiar with this। ठीक है, how we are familiar? Because we have studied it in class 12। ठीक है, PV इक्वल टू nRT और nKBT, ये इक्वेशन आइडियल गैस के लिए होती है, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, सबको पता है ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे ऑलवेज याद रखना, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के कुछ अप्रोक्सीमेशंस होते हैं, लाइक दे डोंट इंटरैक्ट नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, दे डोंट ऑक्यूपाई वॉल्यूम एज कंपेयर टू द कंटेनर। ठीक है, ये कुछ अप्रोक्सीमेशन है आइडियल गैस के, तो सारे अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे भी वैलिड होती है। ओके, सो यहाँ पे PV इक्वल टू nRT है, सो व्हाट इट मीन्स दैट अगर मेरा V फिक्स है, V फिक्स होने का मतलब है गैस को मैं जिस कंटेनर में रखूंगा
उस कंटेनर का वॉल्यूम जो है गैस की वॉल्यूम बनती है, राइट? वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, राइट? सो मान लेता हूं कि वो फिक्स है, V इज फिक्स्ड। इन दैट केस उस गैस की जो प्रेशर है जिसको हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, प्रेशर एक्चुअली इन दैट केस डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने एक बड़ा सा सिलेंडर या व्हाटएवर प्लेस में रख दिए, फाइन। सो वो क्या किया, उस प्लेस का वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर गया। अब हमें उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेशर को स्टडी करनी है। तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर विल डिपेंड अपॉन फर्स्ट द टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर में है, लाइक इज इट एट रूम टेम्परेचर और इज इट एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। So it will depend upon temperature, and second, how much molecules are there, whether we have 1 moles, 2 moles or 3 moles, right? तो ये हमें पता है, क्लास 12 के फंडा है, ओके। तो इसके बाद हम लोगों ने कहाँ किए, स्टार्ट किए थे जहां, वहां फिर पहुंच गए कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है। So once we started from the class 12 concept, then we have developed the Maxwell-Boltzmann speed distribution function, right? FV, okay. FV dV is the number mole fraction which has the velocity, magnitude of velocity between V to V plus dV. इसको हमने डिराइव कर चुके हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आएगा सॉलिड एंगल की, ठीक है। सॉलिड एंगल की कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज अ सॉलिड एंगल? सो इसको अगर समझना है तो हमें पहले, जो सॉलिड एंगल एक्चुअली इज अ 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, तो इसको अगर समझना है तो पहले हमको ये समझना होगा कि हम लोग एंगल किसको कहते हैं, नॉर्मल एंगल। सो सपोज एक स्क्वायर सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का एक पेरिफेरी है एस, ठीक है। मान लो पूरा क्या होता है 2 पाई आर सर्कल का, राइट? पूरा होता है 2 पाई आर, तो हमने उसका मान लो एक छोटा सा पार्ट ले लिया, तो उसका जो लेंथ था वो एस है। तो वो लेंथ मेरे सर्कल के सेंटर में कितने रेडियन के एंगल बनाता है, दैट वी नो इज इक्वल टू एस बाई आर, ओके। ओके फाइन। सर ये लास्ट में क्या बोले, एक बार वापस बोलो। जो सर्कल होती है, सर्कल को हम लोग कैसे माने एंगल, मान लो कि एक सर्कल है, उसका एक रेडियस है r, और हम ये जानना चाहते हैं कि उस सर्कल का कोई भी एक पर्टिकुलर लेंथ सेंटर में कितना एंगल बनाता है, ठीक है। सो जस्ट लुक एट फिगर नंबर 6.2। तो बेसिक जो हम लोग जानते हैं जियोमेट्री से, तो सर्कल का लेंथ क्या होता है, मान लो सर्कल का पेरीफेरी क्या होता है 2 पाई आर, दैट वी नो। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि 2 पाई आर कितना एंगल सबट्रैक्ट करता है सेंटर में, 2 पाई 360 डिग्री करता है। वो जो पूरा सर्कल है, पूरा लेंथ ले लेंगे तो सेंटर में कितना एंगल बनाता है 360। अब हम मान लो पूरा लेंथ को नहीं लिए, उसका एक छोटा सा पोर्शन लिए, ओके, स्मॉल पोर्शन जिसकी लेंथ है एस। सो एस इज बेसिकली लेस देन 2 पाई आर। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ सर्कल के सेंटर में कितना एंगल बनाता है, दैट इज इक्वल टू एस बाई आर, ओके। ये समझ में आ रहा ना? यस सर। अगर ये हमें, बिकॉज दिस इज व्हाट वी नो, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था सर्कल का कॉन्सेप्ट। अब हम उसी सर्कल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, किसमें, एक 3D में। 3D का मतलब हम सर्कल को किससे रिप्लेस करेंगे, स्फीयर से, राइट। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि स्फीयर का टोटल एरिया होता है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, एग्जैक्टली। एक स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम पूरा एरिया को ना लेके स्फीयर का एक छोटा सा एरिया ले लिए, ठीक है। स्फीयर का एरिया का मतलब क्या होता है, सरफेस में एरिया। ऐसा नहीं है कि आप उस स्फीयर का कोई एक क्रॉस सेक्शन ले लिए, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शन, ऐसा नहीं है। जो सरफेस है, लुक एट फिगर नंबर 6 पॉइंट। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा आराम से समझते हैं। लुक एट द
फिगर द सरफेस एरिया, ठीक है। सो सरफेस एरिया का मतलब जैसे एक बॉल है, स्फीयर मींस इजियर थिंग वी अंडरस्टैंड इज अ बॉल, राइट। तो बॉल का जो सरफेस है उसमें से मान लो एक एरिया मैंने ले लिया, एनी एरिया, इट शुड नॉट बी लुक्स लाइक अ सर्कल, एनी एरिया, एनी पैच। अब मैं ये जानना चाहता हूं वो पैच सेंटर में कितना एंगल बनाएगा। एंगल का मतलब क्या होता है, उस पैच के जो पेरिफेरी है, वो बाउंड्री है, हर बाउंड्री से, हर पॉइंट से बाउंड्री का आप सेंटर तक एक लाइन खींच दो, ठीक है। तो क्या बनेगी, एक कोन बनेगी। समझ में आ रहा। एक स्फीयर का कोई भी एक छोटा सा एरिया हमने पहले ले लिया, फिर उस एरिया के जो पेरिफेरी है हर पॉइंट से सेंटर तक लाइन खींचे, तो मेरा क्या बना, एक कोन बना, राइट। समझ में आ रहा ना। यस सर। तो वो जो कोन है, तो उस कोन का जो एंगल बनेगा, ठीक है, उसको हम सॉलिड एंगल कहेंगे। सो सॉलिड एंगल इज नथिंग बाई द एरिया बाई आर स्क्वायर, ठीक है। कोन का एंगल थोड़ा अलग है। कोन का एंगल होता है कि कोन के जो एक्सिस है उससे उसकी जो साइड है वहां तक जाने की एंगल। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है ये है ए बाई आर स्क्वायर। तो ए बाई आर स्क्वायर को थोड़ा इजीली समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर r becomes 1 then solid angle becomes a, right। अगर हम कोई एक यूनिट सर्कल लेते हैं जिसका रेडियस 1 होता है, अब उस यूनिट सर्कल के ऊपर कोई भी एरिया बनाते हैं, कोई भी एरिया हमने ले लिया, तो वो एरिया उस यूनिट स्फीयर, सॉरी उस यूनिट स्फीयर के सेंटर में कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, दैट इज इक्वल टू द एरिया इटसेल्फ, बिकॉज यहाँ पे r इक्वल टू 1, और अगर r इक्वल टू नॉट 1 देन इट विल बी a बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 6.5। समझ में आया। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फिगर नंबर 6.3 एंड इक्वेशन 6.5। ये समझ में आया। हाँ ना नहीं बोलोगे मुझे समझ। यस सर। इधर हाँ या फिर ना, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि एक स्फीयर, and then you will realize that it is not required to be sphere, any closed surface like a cube, like a cylinder, whatever, तो वो आपके सेंटर में कितना सॉलिड एंगल बनाता है, दैट इज इक्वल टू 4 पाई। ये समझ में आया। बिकॉज स्फीयर का टोटल एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सो इट विल बी 4 पाई। ओके, समझ में आया स्फीयर के इस केस में। हेलो, प्रैक्टिकली कैसे होगा 4 पाई? हाँ बताओ। प्रैक्टिकली 4 पाई कैसे होगा सर? 4 पाई इसलिए होगा कि सॉलिड एंगल को हम डिफाइन ऐसे कर रहे हैं, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू a बाई आर स्क्वायर। a इज द एरिया ऑन द सरफेस, नॉट द क्रॉस सेक्शन एरिया, इट्स नॉट द क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑन द सरफेस। तो हमने मान लो एक स्फीयर लिए, उसके ऊपर सरफेस में कोई भी एक पैच, एनी पैच ले लिया, देन आई एम आस्किंग व्हाट द सॉलिड एंगल दैट पैच मेक्स। तो उसको विजुअलाइज करने के लिए हमको क्या करना होगा, वो जो एरिया, एनी पैच, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग लाइक अ क्यूब, लाइक व्हाटएवर, उस सरफेस के ऊपर, रिमेंबर इट्स ऑन द सरफेस। एक बॉल के सरफेस के ऊपर आप अपना कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, एक छोटा सा मान लो ट्रायंगल, स्क्वायर, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं ये कह रहा हूं कि जो हमने सरफेस के ऊपर ड्रॉ किए, एंड रिमेंबर व्हेन यू ड्रॉ समथिंग ऑन ए स्फीयर, इट कैन नॉट बी लाइक इफ यू वांट टू ड्रॉ ए स्क्वायर ऑन द स्फीयर, ठीक है, तो स्क्वायर की तरह दिखेगा नहीं, बिकॉज दैट विल बी कर्व, बिकॉज यू आर नॉट ड्रॉइंग द स्क्वायर ऑन ए प्लेन पेपर, यू आर ड्रॉइंग इट ऑन द बॉल, ठीक है। तो वो एक फ्लैट कभी भी नहीं आएगा, एक कर्व शेप रहेगा। ओके, तो अब सॉलिड एंगल को विजुअलाइज करने के लिए क्या कहा मैंने आपको, वो जो पैच आपने बनाया हो एरिया का, उसके जो पेरीफेरी है, साइड्स है, उस पेरीफेरी के हर पॉइंट से सेंटर तक लाइन खींचो, तो क्या बनेगा, एक कोन बनेगा। ये समझ में आ रहा ना। हेलो, यस सर। ठीक है। तो वो जो कोन बना, अब मैं ये पूछ रहा हूं कि चलो मेरा कोन तो बन गया,
ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ व्हाट इट मीन्स मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू a by r square. Then for easy, if I take r equal to 1, that means unit sphere, then it is nothing but just the area. ठीक है, जो भी आपने फिगर बनाया हो उसकी जो एरिया है दैट इज इक्वल टू सॉलिड एंगल. ओके फाइन. तो थोड़ा बहुत ये समझ में आया, क्योंकि ये हमें आगे काम में आएगा. ये समझ में आया ना? कोई जवाब क्यों नहीं देता? यस सर. ओके अच्छा, तब हम Yes, sir. कहाँ जाएंगे? इक्वेशन नंबर इक्वेशन है सेक्शन नंबर 6.1.2 में. दैट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवलिंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन एट ए सर्टेन स्पीड. ठीक है, तो सर्टेन डायरेक्शन एंड, तो यहाँ पे हमें दो चीज होगी, सर्टेन स्पीड. जहाँ स्पीड आ गया वहीं पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का फंडा आएगा. ठीक है, और जहाँ डायरेक्शन आया वहाँ पे हमारा क्या आएगा? सॉलिड एंगल. रिमेंबर, तो सॉलिड एंगल क्या बोलता है? जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि सपोज आई concentrated a group of carbon dioxide molecules at the center of a sphere. ठीक है, एक कल्पना करो एक एक्सपेरिमेंट का. लेट अस इमेजिन एक्सपेरिमेंट एंड आई कलेक्टेड ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स at the center. ठीक है, then I released. So when I released all those molecules, what they will do? It will move from the center at any speed at any direction. क्योंकि मैंने उसकी neither speed nor direction में कोई भी restrictions नहीं लगाए. ठीक है, तो अपने मर्जी से कोई भी स्पीड में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा. अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा है तो वो जो सॉलिड एंगल जो फिगर नंबर 6.3 में मैंने बनाया, तो वो सॉलिड एंगल से कितने मॉलिक्यूल्स पास करेगा? दैट सिंपली मींस वो सॉलिड एंगल के जो बेस में जो एरिया है उसके थ्रू कितने मॉलिक्यूल्स पास करेगा. ये समझ में आया? मैं थोड़ा डिटेल्स में जा रहा हूँ क्यों हम लोग सॉलिड एंगल की कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं. So if I say that I want to know the number of molecules passing through the chosen area on the sphere, ठीक है, that is equivalent to saying that I want to know the number of molecules passing through the solid angle. ये समझ में आया? Both statements are equal, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है. मेरा पर्पस है कि वो जो एरिया मैंने बनाया स्फीयर के ऊपर, उस एरिया के थ्रू कितने मॉलिक्यूल्स पास कर रहा, हमको वो जानना है. तो उस चीज को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने सॉलिड एंगल जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, फाइन. तो फिर मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि लेट अस गो टू इक्वेशन 6.7. ठीक है, तो इक्वेशन 6.7 क्या कहता है कि if all molecules are equally likely to travel in any direction, जैसे कि मैंने कहा, that means I am not giving any preferred direction, कि मान लो मेरे पास n number of molecules है and they should go along z axis. ऐसा नहीं है, मैंने कह दिया वो molecules किसी भी direction में जा सकता है. So there is no preferred direction, it can go to any direction. Then I am asking the fraction whose trajectory lies in an elementary solid angle d omega, ठीक है, is given by d omega by 4 pi. That is equivalent to say that number of molecules or molecular fraction crossing the base area A. ये समझ में आ रहा? Yes, sir. क्योंकि सॉलिड एंगल को मैंने जस्ट एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया. मेरा बेसिक पर्पस यही है कि वो जो एरिया है ए, उस एरिया से कितने मॉलिक्यूल्स पास कर रहा. ठीक है, एंड अगेन आई एम टेलिंग द एरिया इज नॉट द क्रॉस सेक्शन एरिया, इट्स द सरफेस एरिया. इज बिकॉज यू हैव ड्रॉन द ट्राइंगल और स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द बॉल. ठीक है, तो वो जो क्रॉस सेक्शन बना रहा, माने उस सर्कल के से अगर मैं बॉल को, संतरे को काट दूं तो जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें वो एरिया से मतलब है, बॉल के एरिया से. ठीक है, तो उसके थ्रू जितने मॉलिक्यूल पास करेगा उसको मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूं क्या?
कि इट इज द फ्रैक्शन हुज ट्रेजेक्टरी लाइज इन एन एलिमेंटल सॉलिटरी एंगल डी ओमेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया आपको 6.7? ये लैंग्वेज समझ में आया ना, व्हाट आई वांट टू से? ओके। नो सर। हाँ नहीं सर हाँ ना, कुछ कम्युनिकेट करो, यू मस्ट कम्युनिकेट। नो सर। अच्छा No, नो sir. ओके। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो, ओके लेट अस गो अगेन ऑन द बेसिक। तो मैंने क्या किया कि मान लो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के एक बहुत बड़ा स्फीयर के सेंटर में रख दिया। ठीक है, आई जस्ट कलेक्टेड ऑल many molecules of carbon dioxide or any ideal gas, concentrated them at the center of a big sphere, then I released. So what will happen? They will scatter out, they will travel in all possible directions, in all possible angles, because there is no restriction on them. ये समझ में आया? ये एक हाइपोथेटिकल, एक कल्पना है, एक्सपेरिमेंट। हाँ यस सर। ठीक है, एक कल्पना कर रहे हैं, हमें इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक कल्पना कर रहे हैं, एक इमेजिनेशन। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अगला सवाल ये पूछता हूं कि मान लो उस स्फीयर के सरफेस में एक एरिया है ए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि उस एरिया के थ्रू कितने मॉलिक्यूल्स पास करेंगे। तो मेरा पर्पस द मॉलिक्यूल्स माने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि उस पर्टिकुलर एरिया से पास करेगा। रिमेंबर कि कोई भी एंगल इज इक्वली पॉसिबल, माने मान लो मॉलिक्यूल्स इज मूविंग टुवर्ड्स जेड एक्सिस एंड मॉलिक्यूल्स इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, बोथ आर इक्वली प्रोबेबल। ठीक है, तो हमारा पर्पस है कि वो जो एरिया ऑन द बॉल, ठीक है, उस एरिया से कितने मॉलिक्यूल्स पास करेगा। ठीक है, एंड रिमेंबर if I say that I want the number of molecules passing through 4 pi r square, that means total area that is equal to the total number of molecules, क्योंकि हर मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं से तो पास कर रहा। समझ में आ रहा ना? अगर मैं कहूं कि उस जो पूरा स्फीयर का पूरा एरिया है उससे कितने मॉलिक्यूल्स पास कर रहा, दैट इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये समझ में आता है ना? यस सर। ओके, अगर ये समझ में आता है तो नेक्स्ट स्टेप में ये कह रहा हूं कि भाई हमें पूरा एरिया नहीं चाहिए, एक छोटा सा एरिया चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं कहा वो जो एक छोटा सा एरिया है उस छोटे से एरिया से कितने मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू द सॉलिड एंगल सब्ट्रैक्टेड बाय दैट एरिया डिवाइडेड बाय 4 पाई, बिकॉज 4 पाई इज द टोटल एरिया सॉलिड एंगल and that area I have subtracted a solid angle d omega. So d omega से अगर मैं total से divide कर दूं, that will actually give my molecular fraction that is passing through that area. ये समझ में आया? यस सर। यस सर। This is equivalent to saying that number of molecules को multiply। हाँ तो चुप हो गए। टोटल तो ये मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई है डी। देखो ये इक्विवेलेंट है कि मैं ये कह रहा हूं कि टोटल मॉलिक्यूल्स है n, तो टोटल मॉलिक्यूल्स टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर से पास करता है। ठीक है, अब टोटल एरिया इक्विवेलेंट, अगर मैं सॉलिड एंगल के मैथमेटिकल टर्म से नहीं बात करना चाहता हूं तो भी तो मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं। तो कैसे करूंगा? तो मैं कहूंगा कि भाई जो नंबर n था जिसको मैंने सेंटर में कंसंट्रेट किया था वो 4 पाई r स्क्वायर एरिया से पास करेगा। अगर पूरा एरिया में ले लूं तो कहीं ना कहीं से तो पास करेगा ही। दैट मींस n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज पासिंग थ्रू टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है ना? तो यूनिट एरिया से कितना जाएगा? n बाई 4 पाई r स्क्वायर, एंड कोई एक पर्टिकुलर एरिया स्मॉल अमाउंट a से कितना जाएगा? a इंटू n बाई 4 पाई r स्क्वायर। ये समझ में आया? हाँ नो सर। यस सर। यस सर। देख भाई, मैं ये कह रहा हूं कि पूरा मॉलिक्यूल्स को मैंने एक सेंटर में रख दिया। ठीक है, अब मैं उसको छोड़ दिया तो मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? चारों तरफ भगेगा।
अब मैं कह रहा हूँ कि एक स्फीयर मैंने उसके चारों तरफ रख दिया, मैंने स्फीयर के सेंटर में रखा था। फिर मैं कह रहा हूँ कि स्फीयर का पूरा एरिया क्या है 4πr²। अब जितना मॉलिक्यूल्स को मैंने सेंटर में रखा वो छिटक के चारों तरफ जा रहा, बट अगर मैं पूरा एरिया को ले लेता हूँ, ठीक है, तब तो मुझे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n ही मिलेगा जो कि पूरा एरिया को क्रॉस कर रहा है। मैंने हर मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं से तो पास कर रहा। ये समझ में आया ना? यस सर। यस सर। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के फिर मैं कह रहा हूं कि भाई अब मैं पूरा एरिया नहीं ले रहा हूं, मैं एक पैच ले रहा हूं, उसकी एरिया है a स्मॉल, ठीक है, उसमें से कितना जाएगा n/4πr² इंटू a, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज पासिंग टू 4πr², अगर यूनिट से कितना जाएगा n/4πr² मल्टीप्लाइड बाई a। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है अगर मैं सॉलिड एंगल के टर्म पे बात नहीं करना चाहता हूं, बट वी विल टॉक अबाउट सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल के टर्म पे बात करना है तो क्या करेंगे कि हमें पता है वो स्फीयर जो है सेंटर में कितना सॉलिड एंगल बनाता है 4π। अब मैं कह रहा हूं कि जो एरिया है a वो कितना सॉलिड एंगल बना रहा सेंटर में d⍵, स्मॉल अमाउंट d⍵, ठीक है। देन आई एम आस्किंग दैट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n is passing through 4π total area, then through a solid angle d⍵, कितना जाएगा d⍵/4π, ठीक है। ये समझ में आया इक्वेशन 6.7? ओके, हाँ, मल्टीप्लाई बाय n इसलिए नहीं है कि वो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन है, मैंने एब्सोल्यूट नंबर नहीं मांगा, ठीक है, तो उसलिए वो n गायब हो गया। इट्स जस्ट फ्रैक्शन, ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शन बिकॉज हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में भी जब हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फॉर्म को लिए थे वहां पे भी मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन को ही प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किए थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फोकस ऑन फिगर नंबर 6.4। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इक्वेशन फिगर नंबर 6.4 में क्या है कि एक स्फीयर है, स्फीयर के एक रिंग, ठीक है। रिंग किसको कहेंगे कि मान लो कि ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन इज जेड एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्सिस के साथ मान लेता हूं कि एक रेडियल वेक्टर है जो थीटा एंगल में है, ठीक है। सो थीटा क्या बनाता है, एक कोण बनाता है। अब मैं कह रहा हूं एक एनुलर रीजन जो कि थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा के बीच में है। तो एनुलर रीजन कैसे दिखेगा, इट्स जस्ट ए सर्कुलर पैच ऑन द सरफेस। ये जो शेडेड एरिया है वो वाला, समझ में आ रहा? हाँ, ये जो शेडेड एरिया है, ये मेरा शेडेड एरिया है। ये शेडेड एरिया कितने जो रेडियस वेक्टर क्या है, ये वाली, ये थीटा किसके साथ बना रहा, पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के साथ ये रेडियस वेक्टर थीटा में है। देन मैंने कहा डायग्राम दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, एक मिनट, अब आ रहा, अब दिखाई दिया? नो सर। यस दिख रहा सर। भाई कैसे नहीं दिख रहा, मुझे तो इतना बड़ा बड़ा दिख रहा। तुझे दिखाई दिया? है? यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। तो कौन हमको दिखाई नहीं दे रहा करके चिल्ला रहा है? तो देख, अब हम क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसको जेड एक्सिस मानते हैं, और ये जो स्फीयर है उसका रेडियस इस जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, ये देख सकते हो, थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आई एम आस्किंग दैट आई वांट दिस एनुलर एरिया। एनुलर एरिया का मतलब है रेडियस वेक्टर थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा। ये देखिए यहाँ पे दो लाइन है, पहला लाइन इस वाले डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। दूसरा वाला लाइन ये दिख रहा है ना, वो कितना एंगल बनाता है, थीटा प्लस डी थीटा। ये समझ में आ रहा? यस सर। यस सर। ठीक है। तो मैं ये जो एनुलर रीजन दैट मीन शेडेड रीजन को
रेडियस वेक्टर के एंगल के साथ कोरिलेट कर सकता हूं. दिस शेडेड रीजन इज नथिंग बट द एंगल रेडियस वेक्टर मेक्स बिटवीन थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा. ये समझ में आया? यस सर. ठीक है ना? तो अब बताओ इस शेडेड एरिया रीजन का एरिया क्या होता है? ये लोग हम लोग 11-12 में भी पढ़ चुके हैं. ये कितना होता है? सर हाँ सर. सर मेरे को डायग्राम दिखाई नहीं दे रहा, मैं रिजॉइन हो जाऊँ एक बार. आजा आजा आजा. तेरा नेटवर्क की इशू है, मेरा भी नेटवर्क का इशू है आज, तो कैमरा ही ऑन नहीं हुआ. तो ये बताओ ये एनुलर रीजन का एरिया कितना होगा भाई? कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर डी आर. 2 पाई आर इज द पेरीफेरी मल्टीप्लाइड बाई डी आर. डी आर इज नथिंग बट आर डी थीटा. डी आर क्या है? ये वाली, ये जो समझ रहे हो ना, ये वाला. तो ये कैसे हम लिखते हैं? आर डी थीटा रेडियस इंटू डी थीटा, दैट विल बी इक्वल टू डी आर. और इसका एरिया होगा 2 पाई आर डी आर. ये समझ में आता है? ये यस समझ सर. में आता? यस सर. ये तो हम लोग क्लास 12 में पढ़ चुके हैं ना, कि वो जो एनुलर एरिया है वो उसका एरिया होता है 2 पाई आर डी आर. 2 पाई आर क्या है? पेरीफेरी मल्टीप्लाइड बाई डी आर. डी आर इज आर डी थीटा. ठीक है? सो अब वो आर क्या है? वो वाला आर इज नथिंग बट ये वाली आर. एक आर है जो स्फेयर का आर है, ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फेयर. दूसरा रेडियस क्या है? ये जो एनुलर एरिया है, सो बेसिकली इट लुक्स लाइक ए सर्कल, उसका रेडियस. दोनों में रिलेशन क्या है? इस वाले आर के आर साइन थीटा इज देयर दिस रेडियस. ये समझ में आता है? एक स्फेयर का रेडियस है, दूसरा रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन. रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन है आर साइन थीटा. ये समझ में आ रहा? यस सर. यस सर. okay. So then if I divide d ओमेगा क्या होता है? एरिया बाई आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर गायब हो जाएगा. इट विल बी 2 पाई आर गायब हो गया, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा. आर स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया. तो डी ओमेगा कहां से आया? समझ में आया? सॉलिड एंगल. यस सर. 2 pi r, but here r is the cross section radius into r d theta. ठीक है? Cross section radius is nothing but radius of the sphere into sin theta into r d theta. तो एरिया हो जाएगा 2 pi r square sin theta d theta divided by r square. तो दोनों कट गया. तो ये बनती है. यस सर. यस सर. यस तो इसको अगर मैं 4 pi से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? Again, look at the molecules. Number of molecules passing through this annular region. समझ में आया? यस सर. माने हम फिर से वही बात को फिर से करते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैंने सेंटर में रख दिया यहाँ पे, फिर मैंने छोड़ दिया, तो मॉलिक्यूल्स चारों तरफ भागा, कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है. अब मैं पूछ रहा हूँ ये जो एनुलर एरिया है उसके थ्रू मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन, नॉट एब्सोल्यूट नंबर, मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन कितना पास होगा? वो क्या होता है? ये एनुलर एरिया सेंटर में जितना सॉलिड एंगल बनाता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन पासिंग थ्रू दिस एनुलर रीजन इज नथिंग बट डी ओमेगा बाई 4 पाई, दैट इज हाफ साइन थीटा डी थीटा. ये समझ में आया? इक्वेशन 6.9. यस सर. ओके. सो ये सेक्शन के स्टार्टिंग में हमने क्या कहे थे? वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द डायरेक्शन. ये देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवलिंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ ए सर्टेन स्पीड. ठीक है? तो सर्टेन डायरेक्शन तो हमको मिल गया कि भाई ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन जेड एक्सिस है उसके साथ थीटा डायरेक्शन, दैट मीन्स कोन बना के जितने मॉलिक्यूल्स जा रहा. लेकिन सर्टेन स्पीड क्या है? फ्रॉम v टू v प्लस dv. वो क्या होगा? इक्वेशन 6.10 आता है, बिकॉज ये हो गया मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन, देन आई मल्टीप्लाई विथ f ऑफ v dv.
एंड मॉलिकुलर डेंसिटी n, देन इट अगर मैं n से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो क्या देगा, फ्रैक्शन, देन टोटल n से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये 6.10 समझ में आया? यस सर। सो बेसिकली इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज द मॉलिकुलर फ्रैक्शन फॉर द सर्टेन डायरेक्शन, सेकेंड पार्ट इज फॉर a certain velocity. So equation 6.10 says that number of molecules, because here I multiplied the molecular fraction with n, number density, ठीक है? So equation 6.10 says number of molecules per unit volume having speed between v to v plus dv and are traveling at an angle between theta to theta plus d theta. तो इक्वेशन 6.10 समझ में आया बाबू, हाँ या ना? यस सर सर। वन टाइम रिपीट करो ना प्लीज। देखो हमें क्या चाहिए, फिर से हम बता रहे हैं, हमने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को इस स्फीयर के सेंटर में इकट्ठा कर लिए, वी कलेक्टेड इट, ठीक है, देन वी रिलीज्ड। तो सारे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स चारों तरफ फैल जाएगा, कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है। अब मैंने पूछा कि ये जो स्फीयर है उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम थीटा टू डी थीटा, दैट मीन्स ये एनुलर एरिया, ये एनुलर एरिया से अगर जितने भी मॉलिक्यूल्स पास कर रहा है वो बेसिकली ये जेड एक्सिस के साथ थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा के बीच में है। ये समझ में आया? सो वी फिक्स द डायरेक्शन, देन आई एम फिक्सिंग द वेलोसिटी ऑल्सो, कि मैं ये पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी तो कुछ भी हो सकता है, ये मान लो वेरी हाई स्पीड भी हो सकता है, लो स्पीड, मीडियम स्पीड, एनी, देन आई ऑल्सो फिक्स द वेलोसिटी। सो आई वांट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज क्रॉसिंग थ्रू दिस एनुलर एरिया and having velocity between v to v plus dv. So I fix both the direction and the speed, ठीक है? वो मेरा इक्वल होगा 6.10 के साथ। ये इक्वेशन समझ में आया? अब बताओ। यस सर। एक आदमी, बाकी यस सर। दो, बाकी यस सर। यस सर। फिर किसने नो कहा भाई, बता, क्योंकि ये अगर नहीं समझ में आएगा आगे जाके फायदा नहीं। बता कहाँ अटका, किसने अटका? कहीं तो अटका होगा ना, बोल भाई। सर डी ओमेगा वाला फिर से बता दो सर। 6.8। अच्छा 6.8, चलो सवाल पूछना चाहिए। देख भाई, मैंने कहा डी ओमेगा इज नथिंग बट एरिया बाई 4 पाई, नहीं सॉरी, डी ओमेगा इज ये वाला है ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है? ओमेगा की जगह, ओमेगा मान लो एक बड़ा अमाउंट है तो उसको मैंने डी ओमेगा, छोटा अमाउंट जब बना डी ओमेगा लिखा। तो अगर मुझे एरिया पता है और उस स्फीयर का रेडियस पता है तो सॉलिड एंगल भी पता है, एरिया बाई आर स्क्वायर। ये समझ में आता? यस। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं लेट अस गो टू फिगर नंबर 6.4। तो फिगर नंबर 6.4 में मैंने एक एंगुलर एरिया बनाया, ये जो एंगुलर एरिया, ठीक है? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, उस एरिया, उस जो एंगुलर रीजन है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, एरिया क्या है, बताओ। एरिया कैसे निकलता है? एक मान लो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो वो सर्कल मान लो रेडियस r से बना। अब मैं कह रहा हूं कि एरिया जो कि रेडियस r प्लस dr, इसको एनुलर रीजन कहते हैं। मैंने दो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, एक कॉन्सेंट्रिक, दोनों का सेंटर सेम है, एक का रेडियस है r, दूसरे का रेडियस है r/dr, ठीक है? तो फिर अब मैं कह रहा हूं दोनों सर्कल के बीच का एरिया, उसको कहते हैं एनुलर रीजन। वो क्या होता है? डिफरेंशियल ऑफ पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 2 पाई आर dr। ये समझ में आता है? यस सर। ठीक है, तो हमें पता है कि एनुलर रीजन का एरिया होता है सर्कुलर केस में 2 पाई आर इंटू dr, ठीक है? अब
ये जो एनुलर रीजन यहाँ पे बनाया हूँ, इसका रेडियस क्या है? स्फीयर का रेडियस r मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ये समझ में आया? फ्रॉम हियर टू हियर द लेंथ इज r, बट फ्रॉम हियर टू हियर द लेंथ इज r साइन थीटा। ये समझ में आ रहा? यस यस सर। ठीक है। सो एनुलर रीजन का रेडियस है r साइन थीटा। ठीक है। देन मैंने कहा कि 4 पाई r 2 पाई r इंटू डी आर। डी आर क्या होता है? ये जो डी आर है दैट इज नथिंग बट r इंटू डी थीटा। ये जो लेंथ होता है, लेंथ कैसे हम निकालते हैं? फिर वापस गए यहाँ पे। अगर मेरा एंगल पता है तो एस क्या होता है? r इंटू थीटा। एस इज नथिंग बट r इंटू थीटा। ठीक है। तो ds क्या होगा? r इंटू डी थीटा। ओके। ओके। Yes, sir. माने थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, देन एस इज इक्वल टू डी एस इक्वल टू आर डी थीटा। वही चीज मैंने यहाँ पे यूज किया। ठीक है। सो यहाँ पे जो बेसिकली डी एस है ये वाली, दैट इज नथिंग बट स्फीयर का रेडियस इंटू डी थीटा है, और यहाँ पे इसका रेडियस है आर डी थीटा। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आता है? यहाँ से आर स्क्वायर गायब हो जाएगा। बताओ, आया समझ में? यस 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 यस। ओके माय डियर, सो इक्वेशन 6.10 हमको समझ में आ गया। ठीक है। फिर चुप क्यों हो गए? Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर। ओके 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 ओके। Yes, नाउ sir. नाउ 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 ओके फाइन। अब हमको क्या चाहिए कि हमें, अब तक तो हम स्फीयर के साथ खेल रहे थे, अब हमें स्फीयर से नहीं खेलना है, हमें एक फ्लैट सरफेस चाहिए। कैसा? जैसे एक दीवार होता है उसका सरफेस। सो वी आर नाउ नॉट इंटरेस्टेड अबाउट, क्योंकि हमें एप्लीकेशन करना है, तो एप्लीकेशन में हर वक्त फ्लैट सरफेस रहेगा। जो बाद में तीनों एप्लीकेशन हमारा पास है, उन तीनों एप्लीकेशन को डिराइव करने के लिए आई विल रिक्वायर फ्लैट सरफेस। तो स्फीयर का बनाना आसान था तो बना लिए 6.10। अब हमें फ्लैट सरफेस की तरफ जाना पड़ेगा। तो फ्लैट सरफेस क्या है? ये देखो, ये इस फिगर को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है। फ्लैट सरफेस क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है a टू द पावर हाफ। ठीक है। a टू द पावर हाफ का मतलब है उसका जो एक क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर है, तो दोनों का साइड मान लो ए है, एरिया होता है ए स्क्वायर। अब मैं बोल रहा हूँ क्रॉस सेक्शन ए है, तो एरिया क्या होगा? a टू द पावर हाफ। समझ में आया? दैट मीन्स वन इज along दिस लेंथ, अदर वन इज परपेंडिकुलर इनटू द फिगर। ठीक है। ऐसा बन के एक स्क्वायर एरिया है। समझ में आया? ये एरिया मैंने कैसे लिया? Yes, sir. माने एरिया का एक साइड जो आप, एक एरिया का एक साइड जो आप दिख रहा, मेरा जो ये है पॉइंटर है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया का एक साइड है। ठीक है। ये एक साइड है। दूसरा साइड क्या है? गोइंग टुवर्ड्स द फिगर, इनसाइड द फिगर एट 90 डिग्री। समझ में आया? यस सर। एक स्क्वायर का दो साइड होता है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो एक साइड तो ये वाली है जिसके ऊपर मैंने अपना पॉइंटर चला रहा हूँ, दूसरा साइड है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, सो दैट इज गोइंग इनटू द फिगर। ओके। सो मेरे पास जो स्क्वायर पैच है वो बन गई है कि नहीं? एक स्क्वायर एरिया उस दीवार में बन गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो पहला वाला प्रॉब्लम में हम लोग एक स्फीयर लिए थे, अब उसको रिप्लेस करके स्फीयर की जगह एक दीवार खड़ा कर दिए, और उस दीवार में एक स्क्वायर एरिया है। उस स्क्वायर एरिया से कितने मॉलिक्यूल्स पास करता है, हमको ये प्रॉब्लम डिटरमाइन करना है। ठीक है। समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? सर हमारा Yes, लेक्चर sir. स्टार्ट हो गया। सर लेक्चर है अब। यस सर। पता है लेक्चर है, तो मैं भी जो है लेक्चर तुमको छोड़ रहा हूँ, मैं भी अटेंडेंस ले रहा हूँ। तो हम लोग कब मिलेंगे फिर दोबारा? सैटरडे Saturday 2:30. सैटरडे सैटरडे 2:30 को। ठीक है। वरना
मेरा हालत खराब हो जाएगा, कोर्स खत्म नहीं होगा। अच्छा 1 मिनट रुक जा, जब भागने के पहले 2 मिनट रुक जा, मैं पहले देख लूँ अटेंडेंस मैंने डाउनलोड किया कि नहीं। हे राम 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 राम। सर आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, लेकिन नहीं मैं रहूँगा, मैं आप लोगों के लिए इंतजार करूँगा, ठीक है। आई विल ऑल्सो मैसेज। ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा, आज नेट की हालत इतना खराब है यार। अच्छा वहाँ दूसरा टीचर भी वेट कर रहे हैं। हाँ आ गया 4 तारीख का आ गया। ओके थैंक यू भाई, टाटा। आज तो कैमरा ऑन नहीं हुआ, अब लोग निकल सकते हो। टाटा टाटा भाई। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर थैंक यू सर। टाटा टाटा। सो यू कैन लीव एंड ज्वाइन द अदर क्लास। थैंक यू। तो मैं भी जो है निकलता हूँ। थैंक यू।